स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे। और यहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हमारा एक चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 5 आज हम लेने वाले हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में डायमेंशंस क्या होते हैं, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हम लोगों ने इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में। अब एरर्स क्या होता है, इसके बारे में आज का हमारा लेक्चर रहेगा। अब एरर्स मतलब कि बेसिकली होता है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है काउंटिंग और एक होती है मेजरमेंट। अब जो काउंटिंग होती है, जिसमें हम चीज़ों को गिनते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो ये हो गया काउंटिंग। लेकिन मैं कहूँ कि आप अपने घर के हर एक सदस्य की लंबाई को नापो, इसे कहा जाएगा मेजरमेंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके घर में कितनी कुर्सियाँ हैं, चेयर्स हैं, तो वो हो गया काउंटिंग। अगर मैं कहूँ कि हर कुर्सी का वजन निकालो, वो हो गया मेजरमेंट। मैं आपको कहूँ आपके घर में कितनी घड़ियाँ हैं, ये हो गया काउंटिंग। अभी क्या टाइम हो रहा है, या आज की क्लास कितनी देर चलेगी, ये हो गया मेजरमेंट। तो जो एरर्स आते हैं वो काउंटिंग में भी आ सकते हैं। हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि आप नोट गिनो, गलतियाँ उसमें भी हो सकती हैं। लेकिन अक्सर काउंटिंग नंबर्स में हम गलतियों को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे गलतियाँ नहीं होती हैं। मतलब समझे नहीं, मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिनो इन अ क्लास, तो ठीक है, वो अक्सर सही गिने जाएंगे। 100 में से 99 बार वो सही गिने जाएंगे कि भैया 1 2 3 4 5 6। मैं आपको बोलूं मेरे पास कितनी आँखें गिनो, तो ये 2। लेकिन मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर होती हैं। तो एक बहुत फेमस लेक्चरर हैं, टीचर हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। अगर आप मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो या साइंस एंड फन को देखते हो, तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मैंने अपने जोश टॉक में भी कहा था कि मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ वो है वॉल्टर लुईन जी। तो वॉल्टर लुईन जी ने एक किताब बनाई थी, लव फॉर फिजिक्स। उस किताब में उन्होंने एक बात लिखी थी कि अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो विदाउट द नॉलेज ऑफ एरर्स, तो बेसिकली आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हो। क्योंकि हम जब भी कुछ मेजर करते हैं, हर चीज़ में एरर ज़रूर आता है। ज़रा इस बात पे गौर फरमाते हैं। मान लेते हैं आप आलू लेने गए और आप 1 किलो आलू लेके आए। आपको क्या लगता है, क्या 1 किलो आलू एग्जैक्टली 1 किलो है? आंसर है नहीं। 1 किलो आलू 1 किलो नहीं हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, 1 किलो अगर आप फिजिकल बैलेंस में आलू को तोल के लाए हो, तो वो 1 किलो आलू तब 1 किलो होगा जब वो एग्जैक्टली बीच में उसकी निडल होगी, जो कि नहीं है। समझ रहे हो आप? तो 1 किलो आलू 1 किलो नहीं है। और अगर मान लो निडल एग्जैक्टली बीच में है भी, तो भी वो जो वजन उसने वहाँ पे 1 किलो का रखा है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हल्का या भारी होगा। कैसे? अगर मान लो वो वजन को वो ऐसे पटकता है, वो घिस रहा है साइड से, कहीं पटक रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल टूट के अलग हो गए, या फिर उसमें कैविटीज़ होती हैं, इस पर 1 किलो लिखा होता है, वहाँ पे मिट्टी जम गई, गंद जम गया, तो वो भी एग्जैक्टली 1 किलो नहीं रहा। अब आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो हम यहाँ हम आज उस थोड़े बहुत फ़र्क की बात करने वाले हैं। आज हमारी पूरी क्लास उस थोड़े बहुत फ़र्क के ऊपर ही है। मतलब वैसे 1 किलो आलू बोलने को 1 किलो है, लेकिन वो अगर हम फिजिक्स के एरर के कंसेप्ट के सब समझें, तो वो कभी भी 1 किलो हो ही नहीं सकता। हवा की बात कर लें, एक तरफ हवा ज़्यादा हो सकती है, एक तरफ हवा कम हो सकती है, एक तरफ पंखा चल रहा हो सकता है, या कोई भी और कारण की वजह से वो आलू एग्जैक्टली 1 किलो नहीं है। या मैं आपको बोलूं आप अपनी हाइट नापो, तो शायद आप एक बात जानते हो कि एक इंसान की हाइट जब वो खड़ा होता है तो अलग होती है, और जब वो लेटता है तो अलग होती है। क्योंकि जब इंसान खड़ा होता है तो जो उसकी हड्डियों में गैप्स होते हैं या टेंडेंस होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो वजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हाइट छोटी हो जाती है। और जब वो लेटता है तो वो सब वापस से एक्सपैंड हो जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी हो जाती हैं। हालांकि जो फ़र्क है वो कुछ मिलीमीटर्स में ही आएगा या उससे भी कम, जो कि नोटिसेबल नहीं है। बट अगर हम बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स से ये चीज़ें करें, नापें, तो आपको फ़र्क दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, और दिखता भी है। लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में अगर आपसे कोई पूछे कि यार तेरी हाइट क्या है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि खड़े हुए बताऊं या लेटे हुए बताऊं। हम हाइट बता देंगे, बिकॉज ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था, एक बुक में लिखा हुआ था कि जब आपको जूते खरीदने हो तो हमेशा दोपहर या शाम के समय खरीदने चाहिए, एकदम सुबह उठ के ही नहीं। क्योंकि जब हम सुबह या दोपहर को, हम ज़्यादातर अपने पैरों के वजन पे होते हैं, जिससे कि हमारे पैर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंडेड होते हैं, है ना। सुबह खरीदने पे क्या है, जैसे मान लो आप उठे, एक पता नहीं, वैसे तो मुझे उतना भी एक्यूरेट, बट ठीक है, यहाँ पे भी एरर की ही बात हो रही है। क्योंकि जब हम खड़े होंगे तो हमारे पैरों पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हमारे पैर जो हैं वो ज़्यादा फैल जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे। ऑल दो ये इतना माइन्यूट फ़र्क है कि ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं अगर आपको बोलूँ, ध्यान सुनना, कि एक स्केल से
10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो। तो मैं अपने ऑफलाइन में हमेशा शर्त लगाता हूं, अगर कोई स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच देगा तो उसको पूरे साल फ्री में पढ़ाया जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप सोच रहे होगे ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बट जब आप स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हो तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है कि हम उसको साइड से देखते हैं। अब आप कहोगे तो क्या हुआ, साइड से देखने पे इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, है ना। अगर आप एक कंटेनर में पानी भरो तो उसको नीचे या ऊपर से देखो तो उसका लेवल आपको हमेशा अलग नजर आएगा, है ना। लेकिन एकदम परपेंडिकुलर देखो तो सही, तो इससे भी एरर आया। चलो ठीक है, आप कहोगे ठीक है मैं तो परपेंडिकुलर ऊपर देख के ही लाइन खींचूंगा, तो भी आपकी जो पेंसिल की मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर को पार या उधर चली जाएगी। हर पेंसिल की मोटाई 0.5 mm 0.4 mm तो कम से कम होती ही होती है। हाथ से छिली हुई पेंसिल तो उससे भी मोटी होती है। अच्छा, और मान ले थोड़ी देर को इसको भी इग्नोर करते तो आपका जो पेपर है वो एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है। आपको लग रहा है आप लाइन खींच रहे हो 10 की, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर खाबड़ है, जिसकी वजह से अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो लंबाई बढ़ जाएगी प्रैक्टिकली स्पीक। और अगेन ये सब भी अगर इग्नोर कर दें तो जिस स्केल से आप लाइन खींच रहे हो वो 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। वो 10 सेंटीमीटर है ही नहीं। तो अगर इस लेवल पे सोचा जाए तो हम कुछ भी सही नहीं नाप रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नापना बंद कर दें। हाँ, हम अपने मेजरमेंट्स को और एक्यूरेट बना सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, एरर को नलीफाई नहीं किया जा सकता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एरर को कम किया जा सकता है, एरर को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो एक आइडिया आपको लेना है कि एरर क्या होते हैं। जब भी हम कोई चीज मेजर कर रहे होते हैं उसमें जो गलतियां होती हैं उन्हें एरर्स कहा जाता है। अब एरर बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक एरर। अगर आपने रीडिंग निकाली और आपकी सारी वैल्यूज या तो ओरिजिनल वैल्यू जो आनी चाहिए उससे ज़्यादा आ रही हैं या कम आ रही हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मतलब मान लो आपको जी की वैल्यू निकालनी थी जो कि 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक बच्चा जी की वैल्यू को लैब में निकाल रहा है, तो सारी वैल्यू जो उसने निकाली 3 बार 4 बार 5 बार वो सारी 9.8 से या तो कम आई या फिर ज़्यादा आई, कोई एक आई। मतलब पांचों रीडिंग 9.8 से कम आ रही हैं या पांचों रीडिंग 9.8 से ज़्यादा आ रही हैं। तो ऐसे एरर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सिस्टमैटिक एरर। लेकिन एक एरर होता है रैंडम एरर। ऐसा एरर जिसमें वैल्यूज पॉजिटिव में भी जा रही हैं, कुछ नेगेटिव में भी जा रही हैं। आपने 5 रीडिंग निकाली, 2-4 रीडिंग आपकी 9.8 से ऊपर चली गई, 2-4 रीडिंग आपकी 9.8 से नीचे चली गई। ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर, है ना। वैल्यू ऊपर जाना इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, वैल्यू का नीचे आना इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। तो अगर आपकी रीडिंग में या तो पॉजिटिव डेविएशन है या तो नेगेटिव डेविएशन है उसको सिस्टमैटिक कहेंगे। लेकिन अगर आपकी रीडिंग में दोनों हैं, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन भी है और नेगेटिव डेविएशन भी है, दोनों हैं, उसको कह देंगे रैंडम एरर। फिर आता है पर्सनल एरर। ऐसा एरर जो आपकी खुद की गलती की वजह से आ रहा है। मान लो आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, आपने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आप प्रोसेस ही गलत लगा रहे हो। आपको बोला गया था लेट अस सपोज कि पेंडुलम को थोड़ा धीरे से ऑसिलेट करना, आप तेज करा रहे हो। लेट अस सपोज बोला गया था कि इंची टेप को खींचना नहीं है पर आप खींच रहे हो। मतलब कोई प्रोसेस में कुछ गलती है, फॉर्मूले में गलती है, कैलकुलेशन में गलती है, कुछ भी गलती आपकी वजह से है तो उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। ठीक है जी। फिर आएगा हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से समझ गए होंगे, ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में गलती की वजह से आए। वो इंस्ट्रूमेंट 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग दे रहा है, 4 एम्पियर देना चाहिए 3.5 एम्पियर दे रहा है, वो बहुत स्लो है। मैं स्टॉप वॉच को दबा तो रहा हूँ लेकिन मेरे प्रेस करने के बाद भी 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद वो ऑन हो रही है, 1 मिली सेकंड या 2 मिली सेकंड के बाद वो ऑन हो रही है। तो ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से। जैसे अभी मैंने बताया आपको, एक स्केल जो आप खरीद के लाए 5 रुपये का 10 रुपये का स्केल उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। आपको पता हो शायद एक और स्केल आता है वर्नियर कैलिपर, जो कि नॉर्मल स्केल से बहुत महंगा होता है और वो बहुत छोटे डिस्टेंस और एक्यूरेसी से उन्हें निकाल सकता है, लेकिन वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। हाँ, नॉर्मल स्केल्स के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेट होता है। द थिंग इज कि आप एरर को ख़त्म तो कर नहीं सकते। तो स्केल में आपने वो जो रीडिंग्स लिखी हुई वो गलत है, तो ऐसे एरर जो उस वजह से पैदा हो रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम की वजह से पैदा हो रहे हैं, उन्हें कहा जाता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीस्ट काउंट एरर और एक होता है ज़ीरो एरर। अब लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर में एक वेइंग मशीन है जो कि ऐसे वजन नापती है, मतलब वो 30 किलो के बाद सीधा 30.5 नापेगी, मतलब 30 के बाद
30.5, फिर 31, फिर 31 के बाद 31.5, फिर 32, फिर 32 के बाद 32.5, फिर 33। समझ गए? मतलब 0.5 पे नाप रही है। तो अगर मेरा वजन एक्चुअली में 30.3 है तो उसको तो वो नाप ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो 30 के बाद सीधा 30.5 नापती है। तो 30.3 को आप जानते हैं वो 30.5 दिखाएगी राउंड ऑफ करके। मेरा वजन अगर मान लो 70.4 है तो वो 70.4 तो दिखाएगी नहीं, 70.5 दिखाएगी। मेरा वजन अगर 70.2 है तो वो उसको 70 दिखाएगी। यानी ऐसा एरर, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 0.5 है, तो ऐसा एरर जो लीस्ट काउंट की वजह से आता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब मान लो आपका नॉर्मल स्केल जो आप खरीद के लाते हो, आपने अगर नोटिस ही किया होगा कभी, उसमें 0 और 1 के बीच में 10 लाइनें होती हैं, है ना? ठीक है ना? यानी आप उसमें 0.1, 0.2, 0.3 ये नाप सकते हो। लेकिन अगर कोई लाइन है जिसकी लंबाई 0.34 है तो क्या आप उसे नाप पाओगे? नहीं। आप उसे या तो 0.3 बोल दोगे, है ना, या तो आप उसे 0.3 बोल दोगे, या तो आप उसे 0.4 बोल दोगे। 0.34 तो आप उस स्केल से नाप ही नहीं सकते। वर्नियर कैलिपर नाप सकता है, आपका नॉर्मल स्केल नहीं नाप सकता। तो आप समझ जाओ क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा एरर जो उसके, जैसे हमारे स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.1, तो ऐसा एरर जो लीस्ट काउंट की वजह से आएगा उसे लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे, है ना? रीडिंग थी 0.34 लेकिन उसने दिखाई कितनी? 0.3 या फिर 0.4, तो ऐसा एरर कहलाया जाता है लीस्ट काउंट एरर। फिर आता है जीरो एरर। नाम से शायद समझ में आ रहा हो, ऐसा एरर जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत ही 0 से नहीं हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे एमीटर होते हैं या वोल्ट मीटर होते हैं उनकी शुरुआत 0 से नहीं हो रही होती है, वो 1 से शुरू हो रहे हैं मान लो, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया मान लो, और वो रीडिंग आके रुकी 5 एम्पियर पे। तो 0 से अगर वो 5 गया होता तो मुझे 5 लिखना चाहिए, लेकिन वो तो 1 से 5 गया, तो एक्चुअली करंट है 4 एम्पियर। तो ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में 0 से शुरू ना हो उसकी वजह से आए उसको बोलते हैं जीरो एरर। स्प्रिंग बैलेंस में ऐसा बहुत होता है। स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, उसमें कभी कभार शुरुआत ही कहाँ से हो रही होती है? 1 किलो 2 किलो से, और कभी कभार तो कई लोग चीटिंग भी करते हैं ऐसे, वो स्प्रिंग बैलेंस लेके आते हैं जो पहले ही 1 किलो से शुरू हो रहा होता है, फिर वो सिलेंडर उठाते हैं तो वो 15 किलो पे आता है। अब वो 15 किलो आपको लग रहा है बट है तो वो 14 किलो, है ना? जैसे पेट्रोल पंप पे कभी कभार होता है, वो क्यों बोलते हैं जीरो देखो जीरो देखो, ताकि वो शुरुआत 0 से हो रही है। मान लो वो शुरुआत ही अगर हो रही है 100 रुपये से और आपने पेट्रोल 1000 रुपये का डलवाया तो 900 रुपये का डला बेसिकली, है ना? तो वो ऐसा एरर जिसमें इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत 0 से ना हो रही हो उससे बोलते हैं हम लोग जीरो एरर। कई इंस्ट्रूमेंट जिनमें नेगेटिव में भी ऑप्शन होता है, कभी कभार -1 से भी -2 से भी शुरुआत हो सकती है, वो अलग बात है। ठीक है जी। तो जीरो एरर को ठीक कैसे करें? आप देखो इंस्ट्रूमेंट जो भी है, या तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करा लो, नहीं तो आप जो भी वैल्यूज, जैसे मान लो उसकी शुरुआती 1 एम्पियर से हो रही है, जो भी आपकी रीडिंग आ रही है उसमें से 1 माइनस करते चले जाओ। ठीक है ना? और अगर शुरुआत -1 से हो रही है तो जो भी आपकी रीडिंग आ रही है उसमें +1 करते चले जाओ। इट्स ऑल सेम थिंग। ओके, डन है? तो ये हुए टाइप्स ऑफ एरर। ऐसे और भी एरर्स आएंगे आपके लाइफ में, जैसे पैरेलैक्स एरर, देखने के रिस्पेक्ट से एरर को पैरेलैक्स एरर बोलते हैं ना। तो बहुत सारे और भी एरर्स आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये ठीक है। अब एरर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये तो हमने एरर के टाइप्स पढ़े। अब सवाल आता है कि एरर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे पहली बात, जो एरर्स निकाले जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, और एक होता है परसेंटेज एरर। ये तीनों एक के बाद एक निकलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, फिर हम निकालते हैं रिलेटिव एरर, और फिर हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। हम कैसे निकालें कि हमने जो रीडिंग्स ली हैं, हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, उसमें कितना एरर आ रहा है, तो वो हमें आज कैलकुलेट करना है। अब किसी का एरर 5% आ रहा है, किसी का 10% आ रहा है। जितना ज़्यादा एरर आ रहा है इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट उतना लेस एक्यूरेटली किया, ऑब्वियस सी बात है। मान लो एक बच्चे ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम ऑपरेटर सेम सेटअप के साथ, और उसका 5% एरर आया, और एक बच्चे ने किया 10 आया, तो इसका मतलब जिसका 10 आया उसने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जो ए ने नहीं की थी, है ना? ठीक है, चलो। लेकिन ये परसेंटेज वाइज एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, कह रहे हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाला और बच्चे ने 5 रीडिंग ली, जो कि क्या क्या आई देखो बच्चों। T1 जो आया वो आया 2.63 सेकेंड्स, T2 जो आया वो आया 2.56 सेकेंड्स, T3 आया 2.42 सेकेंड्स, T4 आया 2.71 सेकेंड,
और T5 आया 2.80 सेकेंड्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें हमारी सारी रीडिंग्स का एवरेज निकालना होता है, जिसको हम हमारी एक्यूरेट वैल्यू मान लेते हैं। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, उसमें हमें हमारी एक्यूरेट वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी रीडिंग्स हमें दे रखी है उसका एवरेज निकाल लेंगे, जिसको मीन भी बोलते हैं, और वो हमारे लिए हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम T बोल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाय 5। अब T1 हमारे पास कितना है, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.8 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास सॉल्व करके आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू, जिसको हम कंसीडर कर लेंगे, यानी हमारी जो वैल्यू है रीडिंग की वो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2.62 में हमें ऐड करना है 2.56, उसमें ऐड करना है 2.42, उसमें ऐड करना है 2.71, उसमें ऐड करना है 2.8, ठीक है जी। फिर इसको डिवाइड भी कर देते हैं हम लोग 5 से, तो विच इज 2.62 सेकेंड्स। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया हमारा ओरिजिनल वैल्यू कह लो, या इसे आप कह लो एक्यूरेट वैल्यू। इसके बाद क्या करना है, ये ध्यान से सुनना है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमने हमारी ओरिजिनल वैल्यू कह लो या एक्यूरेट वैल्यू कह लो वो निकाल ली, ऑल्दो एक्यूरेट नहीं है। जिस केस में हमें हमारी एक्यूरेट वैल्यू पता ही नहीं है, हम अपनी रीडिंग्स का एवरेज को एक्यूरेट मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको अगले पेज पे करते हैं। सब में कितना डेविएशन आया, डेविएशन को डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा T1 निकालेंगे, डेल्टा T2 निकालेंगे, डेल्टा T3 निकालेंगे, डेल्टा T4 निकालेंगे, डेल्टा T5 निकालेंगे। ये क्या है, ये है कि हमारी रीडिंग्स में कितनी गलतियां आई, मतलब T1 हमारी आई, आनी चाहिए थी T, T2 हमारी आई, आनी चाहिए थी T, है ना, ऐसे ऐसे करके। T4 आनी चाहिए थी, मतलब T आनी चाहिए थी, T4 आई, T5 आई और T आनी चाहिए थी। कैसे, T1 हमारे पास कितना है, देखो T1 हमारे पास है 2.63, लेकिन आना कितना चाहिए था, 2.62, क्योंकि ये हमारी अब एक्यूरेट वैल्यू हो गई है। तो आना तो हमारे पास 2.62, 2.62, 2.62 और 2.62 था, है ना, लेकिन आया कितना है, आया है 2.56, 2.42, 2.56, 2.42 और ऐसे ही 2.71, 2.8, 2.71, 2.8 या 80 जो भी है। अब यहाँ पे हमें डेविएशन, ये हमने अभी कोई एरर नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं कि जो हमारी सॉरी हमारी जो रीडिंग्स हैं उनमें कितना एरर कितना डेविएशन आ रहा है, हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी और कितनी आ रही है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो 0.01 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो -0.606 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो -0.2 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 0.09, और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 0.18 सेकेंड 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 और सेकेंड, जो सेकेंड में लिख ही दिया था हमने। अगेन मैं दोबारा बता दूं, हम यहाँ पे कोई एरर नहीं निकाल रहे हैं, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमने क्या निकाले हैं, डेविएशंस निकाले हैं। डेविएशंस का मतलब कितनी वैल्यूज हमारी डेविएट हुई हैं, कितनी वैल्यू हमारी डेविएट हुई हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा T से दिखाएंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये सारे जो है डेविएशंस आए, कोई डेविएशन पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है सारे डेविएशंस का एवरेज। सारे डेविएशंस का अगर मैं एवरेज कैलकुलेट कर लूं तो उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जितने मेरे पास डेविएशन आए उसके एवरेज को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। यानी कि डेल्टा T1 एवरेज भी कौन सा वाला, मोड, कुछ नेगेटिव आए हैं कुछ पॉजिटिव आए हैं, लेकिन एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो
तो हम यहाँ पे मोड निकालेंगे। कुछ डेविएशंस आए हैं पॉजिटिव, कुछ डेविएशंस आए नेगेटिव, लेकिन एरर हमेशा ऐड होते हैं। डेल्टा T1 का मोड, डेल्टा T2 का मोड, डेल्टा T3 का मोड, डेल्टा T4 का मोड, और ऐसे ही डेल्टा T5 का मोड, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 5। यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, क्या आ जाएगा प्लस माइनस डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। हमने क्या किया दोबारा बता दूं, सारे एरर्स का मोड निकाल लिया। सारे एरर्स का मोड मतलब प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं, बिकॉज एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्लस माइनस ये कितना आ गया हमारे पास 0.01, ये कितना आ गया 0.06, ये कितना आ गया 0.2, ये कितना आ गया 0.09, और ये कितना आ गया 0.18 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 5। इससे हमें क्या मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी मोड होता है उसको हटा के प्लस माइनस जरूर आता है। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.2 प्लस 0.09 प्लस 0.18, तो ये आ गया हमारे पास 0.54। इसको डिवाइड भी कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास आ गया 0.108 सेकेंड्स। ये हमारे पास कौन सा एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर। दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर हम एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिव और परसेंटेज भी निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 5 रीडिंग्स थी, इन 5 रीडिंग्स में हमें एरर निकालना था, परसेंटेज, रिलेटिव, एब्सोल्यूट सारा। तो सबसे पहले हमने इनका एवरेज कैलकुलेट किया, और इन सब का जो एवरेज आया उसको हमने हमारी एक्चुअल वैल्यू या वो मान लिया कि यार ये हमारी सही वैल्यू, इतने आंसर आना चाहिए था, और उसको सॉल्व करके आ गया 2.62। फिर हमने क्या किया, सब में कितना कितना डेविएशन आया, कितनी कितनी गलतियां आई, ये निकाला। कैसे, वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू में से माइनस करते चलेगा, तो ये हमारे पास आ गए हमारे डेविएशंस। फिर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमने जो भी हमारे डेविएशंस आए उनका एवरेज निकाला, लेकिन उससे पहले हमने सबका मोड किया, मतलब पॉजिटिव किया, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। और उससे आंसर आ गया प्लस माइनस 1.08, प्लस माइनस 1.08। अब क्या करना है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया है अपॉन में जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है ना, जो कि हमारे लिए कितनी आई 2.62। रिलेटिव का मतलब ही होता है डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो आ गया प्लस माइनस 0.108 डिवाइडेड बाय 262 डिवाइड बाय 262। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसी को डिवाइड करना है किससे, 2.62 से, तो ये आ गया 0.412 प्लस माइनस 0.412। अच्छा, अब 0.0412, सॉरी वही मैं कहूँ, ऐसा कैसे आ गया, हाँ 0.0412। अब ये जो हमारे पास एरर आया है, पहली बात तो ये रिलेटिव एरर है। दूसरी बात, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, तो रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती है। फाइनली अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर आया है उसको बस हमें 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस 0.0412 इंटू में कर देंगे बच्चों 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4.12%, प्लस माइनस 4.12%। यानी इस बच्चे ने जो भी रीडिंग्स निकाली हैं इसकी रीडिंग में कितना एरर आया है, तो आया है 4% के आसपास, विच इज़ क्वाइट इनफ। मतलब कि क्वाइट इनफ मतलब ठीक है, नॉट दैट लार्ज की नंबर कर जाए, और ना ही ये ऐसा है कि यार कमाल कर दिया, ठीक है 4%, 5%, 6%, 10% से कम वाले एरर ठीक माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एरर आया कितना, विच इज़ 4.12%। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि ओरिजिनल वैल्यू अगर दे रखी होगी तो क्या होगा। जैसे बोल रखा है कि एक बच्चे ने जी की वैल्यू निकाली और 5 रीडिंग निकाली, अगर जी की ओरिजिनल वैल्यू 9.8 है तो फिर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है ना, फिर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना, क्योंकि फिर आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन ही है। फिर सीधा आपको डेविएशंस निकालना शुरू कर देना है।
लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि आपको सिर्फ रीडिंग दे रखी होती है, पहले आपको उनका एवरेज निकालना होता है, फिर आगे बात चलती है। डन है। तो क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले कौन सा एरर निकालना होगा आपको, एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रिलेटिव, और रिलेटिव एरर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर। हमें उस केस में मिल जाएगा बच्चों कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। डन है। कोई सवाल कैसे, कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नहीं तो। ओके चलिए, अब आगे का टॉपिक आ रहा है कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटी, जैसे मैं आपको बोलूँ 2 + 2 क्या होता है, आप बोलोगे 4 होता है। मैं बोलूँगा 5 + 9 क्या होता है, आप बोलोगे 14 होता है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि दो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें एरर्स हैं, है ना, उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन मेनली इसके ऊपर भी आते हैं या इसके ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर। एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। देखते हैं हम आज वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं, वो हम देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आ रहा है कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं तो उन्हें अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी quantities with errors, then absolute errors are always added। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमेशा ऐड होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक आइडिया तो दिया है, एरर कभी भी आपस में बच्चों सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एरर्स हमेशा एक दूसरे में ऐड होते हैं। यार आप सोचो, आप मैथ्स का कोई सवाल कर रहे हो, उसमें आपसे फर्स्ट या सेकंड स्टेप में कोई गलती हो जाती है, तो वो जो गलती है वो आगे बढ़ते बढ़ते और बढ़ती चली जाएगी या और कम होती चली जाएगी। तो आंसर है आगे बढ़ते बढ़ते वो गलती और बढ़ती चली जाएगी। चाहे आप उन स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे आप उन स्टेप्स में डिवीजन कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी है तो वो स्टेप दर स्टेप और बढ़ती चली जाएगी। मानते हो ये बात? तो इसलिए एरर हमेशा ऐड होते हैं। मैं आपको बोलूं कि यार एक लंबाई नापो और एक और लंबाई नापो और फिर उन दोनों लंबाई को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर आपने वो दोनों लंबाइयाँ गलत नापी हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में गलतियाँ और बढ़ेंगी। इसलिए एरर्स हमेशा ध्यान रखिएगा ऐड होते हैं, ये बात ध्यान रखो। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें ए और बी मुझे कुछ दे रखे हैं, जैसे कि मान लेते हैं 10 ± 0.2 और बी दे रखा है 5 ± 0.01, ये दे रखा है मुझे, ठीक है। और मुझे बोला गया है कि फाइंड a + b एंड a - b। आपको a + b और a - b निकालना है, मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं a + b। अब अगर मुझे a और b को ऐड करना है तो a मेरे पास कितना है 10 ± 0.2 और b कितना है मेरे पास 5 ± 0.01। तो a और b में मैंने ऐड कर दिया 10 ± 0.2 और 5 ± 0.01। अब अगर मुझे इन्हें आपस में ऐड करना है तो a में b की ओरिजिनल, पहली बात तो शायद आपको पता चली गया और ना पता चला हो ये कैसे लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है हमने ओरिजिनल वैल्यू, और ± 0.2 ये जो है वो हमारा एरर है। कौन सा एरर है? एब्सोल्यूट एरर है। कैसे भाई? देखो, हमने जैसे इस वाले क्वेश्चन में बात की थी तो आपने नोटिस किया हो कि एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है लेकिन रिलेटिव और परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती। कैसे होगी? रिलेटिव तो दो चीज़ों का रेशो है, तो एब्सोल्यूट एरर की तो यूनिट होती है लेकिन रिलेटिव और परसेंटेज की नहीं होती है। तो अगर मैं किसी क्वांटिटी में कोई एरर यार एक्चुअली ना कल बारिश हो गई और मैंने बहुत ज़्यादा ठंडी कॉफ़ी पी ली और आज सोए पी ली, तो शायद गला ख़राब हो गया मुझे लगता है, और कल मैं भीग भी गया था। एक सुनाता हूँ मैं किस्सा आपको। कल एक्चुअली मैं गुड़गांव में था, हमारा साइंस और वर्सेस SST का ना 9th और 10th के चैनल पे, जो बच्चे हमारे 10th के पुराने हैं उनको पता होगा, क्विज़
हमारी चलती है वहाँ पे, काफ़ी फेमस हुई है वो क्विज़। तो उसका पार्ट 3 हम लोग शूट कर रहे थे। तो मैं स्कूटी पे गया था क्योंकि मैं लेट हो रहा था, कार से जाता तो मैं लेट हो जाता, तो मैं स्कूटी पे निकल गया। अब वापसी में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और कोई कैब भी नहीं मिल रही थी, मेट्रो पकड़ता तो लेट हो जाता, तो मुझे स्कूटी पे वापस आना पड़ा। तो 1 आवर 15 मिनट्स का रास्ता है गुड़गांव से मेरे घर का, अकेडमी का जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो 1 घंटा 15 मिनट मैं बारिश में ही भीगा हूँ, मतलब एग्जैक्टली फ्रॉम 1 आवर 15 मिनट्स मैं बारिश में ही रहा। और तो मुझे लग भी रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, ऑल्दो बच के नहीं हुई, थोड़ा सा गला शायद ख़राब है बाकी वो भी ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा गर्म पानी पीऊँगा तो। बट कल एक बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस मिला मुझे कि मैं 1 घंटा 15 मिनट स्कूटी चला रहा हूँ और बारिश में, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब अच्छा तो नहीं था, आप मत ट्राई करना, अच्छा तो नहीं था, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस था। हाँ, तो ये जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं ये होती हैं हमारे पास कौन से एरर्स, ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़। और प्लस माइनस का मतलब होता है ये एब्सोल्यूट एरर। तो क्योंकि इनकी यूनिट होती है और इनकी भी क्या होती है यूनिट, तो यही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कभी भी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ए और बी को मुझे क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो मैंने ए प्लस बी लिख दिया, तो ओरिजिनल वैल्यू तो आपस में ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 प्लस 5 इसकी ओरिजिनल वैल्यू इसकी ओरिजिनल वैल्यू में ऐड हो जाएगी। लेकिन एरर हमेशा ही ऐड होंगे, चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट। यानी इसका एरर कितना है 0.2 प्लस इसका एरर कितना है 0.01, तो ओवरऑल आंसर आ गया 15 प्लस माइनस 0.21। ओवरऑल आंसर आ गया 15 प्लस माइनस 0.21। ओवरऑल एरर आ गया 15 प्लस माइनस 0.21। समझ रहे हो? अच्छा, अब अगर हमें इसी को a माइनस बी करना होता तो हम कैसे करते? a हमारे पास कितना है 10 प्लस माइनस 0.2 और b हमारे पास कितना है 5 प्लस माइनस 0.01। अब बताओ, तो एक a माइनस बी है, तो ओरिजिनल वैल्यू में से तो 10 में से 5 माइनस होगा, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू के साथ तो आपको वही करना है जो एक्चुअली बोला गया। जैसे माइनस करने को बोला गया तो आप माइनस ही करोगे क्योंकि बोला ही वही गया। लेकिन एरर्स हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। ये बात आप चाहे यहाँ पे लिख लेना कहीं कि, अच्छा लिखा तो है मैंने, सॉरी, कि व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी क्वांटिटीज विद एरर्स देन एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ये हमेशा ऐड ही होंगे और ये होते हैं एब्सोल्यूट एरर। जो क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो कौन से एरर होते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे a में से b मैंने माइनस करूंगा क्योंकि मुझे माइनस करने को बोला गया, तो a की ओरिजिनल वैल्यू में से b की ओरिजिनल वैल्यू माइनस होगी, लेकिन एरर हमेशा ऐड होंगे, यानी 0.2 प्लस 0.01, यानी एरर्स हमेशा ऐड होंगे और आंसर आ जाएगा 5 प्लस माइनस 0.201। 201 या 21 जो कि ऊपर भी आया था। यानी इन दोनों केसेस में एरर सेम ही होगा, बिकॉज एरर्स हमेशा क्या ही होते हैं, ऐड ही होते हैं। तो एरर क्या ही रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डन है? ठीक है। क्वेश्चन इस पहले एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे आपको एरर्स के ऊपर कैसे काम करें। लेकिन ध्यान रखिए, ये चाहे ऐसा कहीं लिख देता हूँ, अगर कहीं पे आपको मिले कि a इज इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 30 प्लस माइनस 0.4, तो ये जो होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा उसकी एक्चुअल वैल्यू, जिसको आप ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हो, कई लोग इसको ओरिजिनल वैल्यू भी कह देते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एब्सोल्यूट एरर ही होगा। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्यों होगा? क्योंकि हमेशा एब्सोल्यूट एरर ही प्लस या माइनस हो सकता है, रिलेटिव या परसेंटेज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी यूनिट नहीं होती है। समझ रहे हो? तो यूनिट, मान लो ये मीटर है, मान लो लंबाई है ये, तो ये लेंथ होगा तो मीटर होगा, तो ये भी क्या होगा, मीटर। तो मीटर में ही तो मीटर ऐड होगा ना, या सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्वांटिटी जो भी है उसमें एब्सोल्यूट एरर ही प्लस माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये T1 टेम्परेचर दे रखा है और ये T2 टेम्परेचर दे रखा है। शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि वो डिग्री नीचे आ गया और m पता नहीं कैसे आ गया, मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर दे रखा है
वो दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 टेम्परेचर तो दे रखा है, वो दे रखा है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास T1 टेम्परेचर है और वो हमारे पास T2 टेम्परेचर है। ध्यान रखिएगा T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और ये इसका एब्सोल्यूट एरर, ओरिजिनल वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, ओरिजिनल वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। चलो वैसे तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, लेकिन इसमें हम टेम्परेचर का एडिशन भी निकाल लेंगे। हमें वैसे तो T1 माइनस T2 निकालना है, तो T1 माइनस T2 कैसे निकालेंगे, आओ बच्चों देखो, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, कोई भी निकाल लो। 20 प्लस माइनस 0.5 में हम माइनस करेंगे बिकॉज डिफरेंस निकाल रहे हैं 50 प्लस माइनस 0.5 को, तो क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू के साथ तो वही करेंगे जो करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होंगे, यानी कि 0.5 प्लस 0.5, है ना भाई, एरर हमेशा ऐड होंगे। तो कितना आ गया, -30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं T1 प्लस T2 निकालना होता, यानी उनको ऐड करना होता, तो कैसे निकालते बताओ, 20 प्लस माइनस 0.5 प्लस 50 प्लस माइनस 0.5। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जो एरर्स हैं वो तो ऐड ही होंगे ना, है ना, तो एरर तो सेम ही आने वाले हैं, लेकिन ऐड करना है ओरिजिनल वैल्यू को भी, तो 20 प्लस 50 करेंगे प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, तो ये आ गया 20 और 50 विच इज 70 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो दोनों आप ऐसे कर सकते हो, समझ गए, ओके। तो कुछ सवाल आपको होमवर्क में दे देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आज नहीं करते हैं, कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क में भी दे देते हैं ऐसे छोटे छोटे से, ताकि आप ऐड, लेकिन आप बस ये नियम याद रखिएगा कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है जी। तो मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके पास एक क्वांटिटी है A जो है 10 प्लस माइनस 0.2, एक है B 20 प्लस माइनस 0.01, और एक है C 30 प्लस माइनस 0.03। आपको A प्लस B निकालना है, आपको B माइनस A निकालना है, आपको A माइनस C निकालना है, और A प्लस C निकालना है। ये चार चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, हो जाएंगे मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं है। बस ध्यान रखिएगा एक लाइन जो मैंने आपको दी है कि चाहे कोई भी हालात हो, एब्सोल्यूट एरर हमेशा एक दूसरे में क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेंथ के टर्म में भी आ जाता है, जैसे मान लो ये मीटर है, कोई लंबाई है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये सारे आंसर्स जो आप निकालोगे वो किस में आएंगे बताओ, ये सारे आंसर भी तो मीटर में ही आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारे आंसर किस में आएंगे, मीटर में आएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास सवाल उठता है कि ये तो हमारे हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर क्वांटिटीज में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन हमें अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखनी है, उसके लिए एक छोटी सी बात बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मान लो आपको एक क्वांटिटी दे रखी है A 20 प्लस माइनस 0.2, और इससे बोला गया है कि फाइंड रिलेटिव एरर। वैसे तो बच्चों वाला काम है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, तो फाइंड, जैसे ये वाला जो एरर दे रखा है ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट। लेकिन मान लो इस क्वेश्चन में बोला गया रिलेटिव एरर, तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर होता है उसको हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। याद करो अभी हमने यहाँ पे काम किया था, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आता है उसको आपकी ओरिजिनल वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.2, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से प्लस माइनस में, है ना। तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.01 जो भी है, और इसकी यूनिट नहीं होगी बिकॉज रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर कोई क्वांटिटी दे रखी हो तो उस क्वांटिटी के अंदर हम लोग
कैसे रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं ये मैंने आपको बताया। रिलेटिव एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर को उसी की ओरिजिनल, ये उसका एब्सोल्यूट एरर है, ये उसकी ओरिजिनल एरर से डिवाइड कर देंगे। ये क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि अगले लेक्चर में ये आपको, जब हम दो क्वांटिटीज जिनमें एरर्स हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे तो काम आएगा, है ना। अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या क्या बचा है इसमें? एक तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बचा है, और इसके बाद वैसे ना इसमें एक टॉपिक और है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ। वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन होता है, तो वो मैं आपको केमिस्ट्री के लेक्चर में कराऊंगा। वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन होता है तो वो हम उसको वहाँ करेंगे। तो देखा जाए तो एक टॉपिक बचता है पैरेलैक्स मेथड, पावर फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो अगले लेक्चर में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद भयंकर चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग शुरू करेंगे, मजा आने वाला है। लेकिन फिलहाल आप प्लीज़ ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ मर गया? हाँ, अरे 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 भाई, एंड मौके पे खराब। हाँ ठीक, देखा हमारे हिंदुस्तान में ऐसे करने पर ये चल जाती। तो ये हमारे को ये सॉल्व करना है, ये वाला प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा एक बार ईमानदारी, ताकि खुद से समझ में आए कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैसे जो भी है, लेकिन एक बार हाथ देना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि इसका लास्ट लेक्चर होगा और छठा लेक्चर होगा। 6 लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म किया हमने, क्वाइट इम्प्रेसिव। वैसे काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि नई चीज़ें, समय लगता है। अब मोशन में क्या होगा, हम वेलोसिटी, स्पीड के बारे में थोड़ा जल्दी भी पढ़ सकते हैं बिकॉज वो 9th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।